आज हमारे पास एक बड़ा मजेदार और जोशीला टॉपिक है। हाँ, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ। बिल्कुल, जिसका शीर्षक ही अपने आप में एक सवाल है। औषधि पेटी या शक्ति पेटी, निर्णय आपका है। और ये एनर्जेटिक सिटीजन नाम के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसका मकसद मतलब जो मिशन है वो बड़ा साफ है। क्या है मिशन? ये खास तौर पे 58 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक सीधी चुनौती है। अच्छा। कि आप सुस्ती और थकावट को चुनते हैं या फिर एक जिंदा दिल और ताकतवर जिंदगी को। ये कोई मामूली सलाह नहीं है, ये तो एक तरह से जगाने की पुकार है। और इसे बताने का तरीका बड़ा दिलचस्प है ना? ये कोई लेक्चर नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें एक कहानी सुनाता है और कहानी में दो ऐसे किरदार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एकदम विपरीत। हाँ, एकदम। एक हमें दिखाता है कि कुछ न करने मतलब निष्क्रिय रहने का अंजाम क्या होता है और दूसरा किरदार हमें दिखाता है कि एक एक्टिव जिंदगी जीने के क्या फायदे हैं। और ये तरीका काम भी करता है। क्यों? क्योंकि कहानियां हमें सिर्फ मतलब फैक्ट्स और आंकड़ों से कहीं ज्यादा छू जाती हैं। बिल्कुल, कहानियां सीधे दिल पर असर करती हैं। तो चलिए फिर इस कहानी और इसके पीछे छिपे पैगाम में और गहराई से उतरते हैं। चलिए। तो इसकी शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है, किसी फिल्म के सीन जैसी। हाँ, मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे भी यही लगा। ये पढ़ने वाले से सीधे बात करता है, उसे पकड़कर झकझोरता है, कहता है रुको, अपनी छाती पर हाथ रखो, क्या धड़कन चल रही है। ये बहुत बहुत पावरफुल है ना? ये इतना बुनियादी सवाल है, लेकिन इसके पीछे शेर की दहाड़ जैसी एक ताकतवर कल्पना है, जैसे कोई आपको गहरी नींद से जगा रहा हो। ये सिर्फ पूछ नहीं रहा, ये एहसास दिला रहा है कि आप जिंदा हैं। हाँ, और ये जगाने वाला सवाल पूछने के तुरंत बाद ये एक बहुत बड़ी सामाजिक धारणा पर हमला करता है। किस धारणा पर? ये कहता है कि 58 की उम्र में सुस्त हो जाना या थक जाना ये कोई कुदरती बात नहीं है, जैसा हम सब मानकर चलते हैं। अच्छा। हाँ, स्रोत का दावा है कि ये उम्र का नहीं बल्कि हमारी कुसंस्कारित आदतों का नतीजा है। कुसंस्कारित आदतें, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये जिम्मेदारी सीधे सीधे उम्र से हटाकर इंसान की अपनी आदतों पर डाल रहा है। ये कह रहा है कि आप अपनी हालत की शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी आदतों के निर्माता हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, इसका अंदाज बहुत सीधा और क्या कहते हैं कॉन्फ्रंटेशनल है। हाँ, थोड़ा तीखा है। हाँ, ये आपको आराम से नहीं समझाता, ये आपको चौंकाता है। अब इसका एक मकसद तो ये हो सकता है कि इंसान अपनी आरामदायक सोच से बाहर निकले और अपनी हालत पर सवाल उठाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें लोगों को शर्मिंदा करने का खतरा नहीं है? सोचिए, अगर कोई सच में किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसकी हालत को कुछ संस्कारित आदत कहना थोड़ा कठोर लग सकता है। हाँ, कठोर लग सकता है। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। शायद इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उन लोगों को झकझोरना है जो स्वस्थ होते हुए भी अपनी मानसिकता की वजह से खुद को कमजोर मान बैठे हैं। शायद एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट। हाँ, बिल्कुल, एक शॉक ट्रीटमेंट जो हर किसी के लिए शायद सही ना हो, पर जिसका इरादा नेक है। ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि ये आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। तो इस झकझोरने वाले सवाल के बाद ये कहानी हमें दो बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है ना? हाँ, दो रास्ते दिखाती है। एक तरफ हैं सेठ करोड़ीमल, ये कहानी का मतलब नेगेटिव एग्जाम्पल है। 58 साल के हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन उनकी जो तस्वीर खींची गई है वो बहुत उदास करने वाली है। कैसी तस्वीर? एक अंधेरा आलीशान कमरा और वो एक बड़े से सोफे में धंसे हुए हैं, थके हुए, बीमार, और उनके सामने एक ट्रे पर 10 अलग अलग रंग की गोलियां रखी हैं। 10 गोलियां? हाँ, ये गोलियां जैसे उनकी लाचारी का प्रतीक बन गई हैं। और जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो देखिए। स्रोत कहता है कि उनका शरीर एक घर नहीं बल्कि एक कारागार यानी जेल बन गया है। वाह, क्या इमेज है ना? कि आप अपने ही शरीर में कैद हो गए हैं। इसी से जुड़ा एक और वाक्य है जो कहता है, बिस्तर पर लेटना विश्राम नहीं, शरीर को जंग लगाना है। ये तो हमारी पूरी सोच को ही पलट देता है। हम तो आराम करने का मतलब ही बिस्तर पे पड़े रहना समझते हैं। बिल्कुल। ये जो तस्वीर खींची गई है, अंधेरा कमरा, गोलियां, शरीर एक कारागार जैसा, ये सिर्फ एक साहित्यिक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन भी है? नहीं, इसके पीछे गहरा दर्शन है। स्रोत इसे अखंड ज्योति के एक विचार से जोड़ता है जो कहता है अकर्मण्यता ही पाप है। पाप? हाँ, पाप। जो अंग काम नहीं करता, प्रकृति उसकी शक्ति छीन लेती है। प्रमाद ही मृत्यु है। बाप रे। उनके शरीर की शक्ति छीन ली। तो यहाँ पाप शब्द का इस्तेमाल इसे सिर्फ एक शारीरिक हालत नहीं, बल्कि एक नैतिक नाकामी के तौर पर भी दिखा रहा है। बिल्कुल। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है कहानी का हीरो,
मास्टर दीनानाथ। हाँ, मास्टर दीनानाथ। उनकी दुनिया सेठ करोड़ीमल की दुनिया से बिल्कुल उलट है। कैसे? सेठ के अंधेरे कमरे की जगह यहाँ एक खूबसूरत सुनहरी सुबह है। सोफे में धंसने की जगह वो छत पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा। उम्र उनकी भी 58 साल है, लेकिन वो पूरी तरह से फिट हैं। चेहरे पर चमक है और ताकत से भरे हुए हैं। और सबसे खास बात, वो अकेले नहीं है। वो दूसरों को सिखा रहे हैं और हंस रहे हैं। ये सिर्फ कसरत नहीं है, ये जुड़ाव है, एक समुदाय है। एकदम सही। और मास्टर दीनानाथ के किरदार को विचार क्रांति बुक्स के एक दूसरे विचार से ताकत मिलती है जो कहता है सक्रियता ही जीवन है। सक्रियता ही जीवन है। बुढ़ापा शरीर का धर्म है, मन का नहीं। ये इस पूरे लेख का निचोड़ है। सेठ करोड़ीमल ने अपने मन को बूढ़ा होने दिया तो उनका शरीर भी वैसा ही हो गया। मास्टर दीनानाथ ने अपने मन को जवान रखा और उनका शरीर भी उसी रास्ते पर चल रहा है। ये मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को साफ साफ दिखाता है। बिल्कुल। और रिटायरमेंट को लेकर मास्टर जी का जो नजरिया है वो तो कमाल का है। हाँ, वो रूपक बहुत अच्छा है। स्रोत कहता है कि उन्होंने रिटायरमेंट का मतलब गाड़ी रोकना नहीं बल्कि टायर बदलना समझा है। क्या कमाल का रूपक है। ज्यादातर लोग तो रिटायरमेंट को जिंदगी का फुल स्टॉप मान लेते हैं कि बस अब सब खत्म। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ इसे एक पड़ाव की तरह देखा जा रहा है, जहाँ आप रफ्तार कम नहीं कर रहे बल्कि आगे की लंबी यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हाँ, टायर बदलना। हाँ, टायर बदलने का मतलब है कि अब आप एक नई दिशा में नई ऊर्जा के साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये मानसिकता का पूरा खेल है। एक के लिए अंत, दूसरे के लिए एक नई शुरुआत। तो इन दो किरदारों के जरिए सेठ करोड़ीमल और मास्टर दीनानाथ स्रोत हमारे सामने एक सीधा साधा विकल्प रखता है। एक चुनाव। हाँ, एक साफ पुकार है। औषधि की पेटी छोड़ दीजिए, शक्ति की पेटी उठा लीजिए। मतलब गोलियों और अंधेरे कमरे का रास्ता छोड़कर ताकत और सुनहरी सुबह का रास्ता चुनिए। और यहीं पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। ये सिर्फ चुनने के लिए नहीं कहता, ये बताता है कि चुनना कैसे है। कैसे? यहाँ एक बहुत खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सिस्टम। स्रोत कहता है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सिस्टम बनाओ। सिस्टम, ये शब्द मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हम आमतौर पर अनुशासन या डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं जिसमें थोड़ी सख्ती और जबरदस्ती की भावना आती है। सिस्टम शब्द में ऐसा क्या अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अनुशासन अक्सर हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है ना? हाँ, विल पावर। और इच्छा शक्ति कभी कम होती है, कभी ज्यादा। जिस दिन मन नहीं किया, अनुशासन टूट जाता है। लेकिन सिस्टम एक ढांचे की तरह है, एक प्रक्रिया जो आपने अपने लिए बना ली है। अच्छा। ये आपकी आदतों को सहारा देता है, खासकर उन दिनों में जब आपका मन नहीं कर रहा होता। जैसे सुबह उठ के सोचना कि आज वॉक पर जाऊं या नहीं, ये अनुशासन है। और अक्सर जवाब होता है नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन रोज सुबह अपने दोस्त के साथ वॉक पर जाने का प्लान बनाना, ये एक सिस्टम है। अब आप अकेले नहीं हैं, एक बाहरी ढांचा भी आपको प्रेरित कर रहा है। सिस्टम आपकी इच्छा शक्ति का बोझ कम कर देता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये सिस्टम दिखता कैसा है? क्या स्रोत में इसके कुछ उदाहरण हैं? मतलब क्या ये सिर्फ एक सुबह की दिनचर्या है या दोस्तों का एक समूह या कुछ और? सूद इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताता, वो दर्शन पर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन अगर हम उसके विचार को आगे बढ़ाएं तो एक सिस्टम कई तरह का हो सकता है। जैसे? ये एक शारीरिक सिस्टम हो सकता है, जैसे आपने तय कर लिया कि रोज सुबह उठकर 10 मिनट योग करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक सामाजिक सिस्टम हो सकता है, जैसे आपने हफ्ते में 2 बार अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने का नियम बना लिया। या शायद एक मानसिक सिस्टम भी हो सकता है, जैसे रोज आधा घंटा कुछ नया पढ़ना या सीखना, ताकि दिमाग एक्टिव रहे। बिल्कुल। और एक पोषण का सिस्टम भी, जैसे घर में जंक फूड लाना ही बंद कर देना। अच्छा, ये भी सिस्टम है? हाँ, आपको इच्छा शक्ति से लड़ना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चीज मौजूद ही नहीं है। सिस्टम बनाने का मतलब है अपने माहौल को, अपनी दिनचर्या को ऐसा बना लेना कि सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। और इसी बात से जुड़ी एक बहुत ही दमदार और मतलब आज के जमाने की बात कही गई है। कौन सी? संतान सहारा दे न दे, तुम्हारा सिस्टम तुम्हें सहारा देगा। वाह, ये तो आत्मनिर्भरता की एक नई परिभाषा है। हाँ, ये बहुत यथार्थवादी नजरिया है, बहुत प्रैक्टिकल। ये आपको किसी और पर निर्भर होने से बचाता है। ये कहता है कि अपनी सेहत और खुशी की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। और आपका बनाया हुआ सिस्टम ही आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। बिल्कुल, जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहेगा। ये व्यक्ति को सशक्त बनाने वाली सोच है। और कहानी के अंत में
मास्टर दीनानाथ की कल्पना को एक और ऊंचे स्तर पर ले जाया जाता है। उन्हें एक योद्धा की तरह पहाड़ की चोटी पर खड़ा दिखाया गया है, जिनके चांदी जैसे बालों को हवा उड़ा रही है। और फिर एक बहुत ही ताकतवर तुलना की गई है। सिंह वृद्ध हो सकता है, परंतु आखेट करना नहीं भूलता। ये लाइन इस पूरी चर्चा को एक साथ बांध देती है। ये उम्र को कमजोरी नहीं बल्कि अनुभव और ज्ञान का प्रतीक बताती है। लेकिन यहाँ जो सबसे गहरी बात है वो ये है कि ये हमारे असली स्वभाव की तरफ इशारा करती है। असली स्वभाव, इसका क्या मतलब हुआ? याद कीजिए, शुरुआत में क्या कहा गया था कि सुस्ती हमारी कुसंस्कारित आदत है। हाँ, सीखी हुई आदत। ये शेर वाला उदाहरण उसी बात को मजबूत करता है। ये कह रहा है कि आखेट करना यानी सक्रिय रहना, व्यस्त रहना, जीवन में लगे रहना, ये हमारा असली प्राकृतिक स्वभाव है। अच्छा। सुस्ती और आलस तो हमने बाद में सीखी हुई आदतें हैं। तो एक बूढ़ा शेर हमें ये याद दिलाता है कि उम्र हमारे असली स्वभाव को खत्म नहीं कर सकती, बस हम उसे भूल जाते हैं। हमें बस उसे दोबारा याद करना है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सीखी हुई बुरी आदत को बुला सकते हैं। बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे शेर शिकार करना नहीं भूलता, तो ये लड़ाई उम्र के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही बनाई आदतों के खिलाफ है। बिल्कुल। और इसीलिए आखिरी संदेश बहुत सीधा और दो टूक है। बहाने नहीं, सिस्टम बनाओ। कोई एक्सक्यूजेस नहीं। जय हिंद के नारे से होता है। हाँ, जो इसे एक सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई से उठाकर एक राष्ट्रीय आह्वान जैसा बना देता है, जैसे कि एक ताकतवर और ऊर्जावान नागरिक देश के लिए भी एक संपत्ति है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ये साफ है कि ये लेख सिर्फ सुबह उठकर कसरत करने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उम्र को देखने के हमारे नजरिए को, हमारी पूरी की पूरी मानसिकता को चुनौती देता है। ये सेठ करोड़ीमल की निष्क्रिय जेल और मास्टर दीनानाथ की सक्रिय जिंदादिल जिंदगी, इन दोनों के बीच एक सीधा चुनाव करने को कहता है। हाँ, और यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि जिंदगी में ताकत और जोश बनाए रखने की चाबी एक व्यक्तिगत सिस्टम बनाने में है। ये सिर्फ नए साल पर लिए गए संकल्पों की तरह नहीं है जो 2 हफ्ते में टूट जाते हैं। सही बात है। ये एक ऐसी स्थायी दिनचर्या और मानसिकता बनाने के बारे में है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। सिस्टम शब्द इस बात पर जोर देता है कि ये एक स्वचालित प्रक्रिया बन जानी चाहिए, जिसके लिए रोज-रोज इच्छा शक्ति की लड़ाई ना लड़नी पड़े। इस गहरी चर्चा के आखिर में मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। स्रोत एक व्यक्तिगत सिस्टम बनाने पर बहुत जोर देता है, लेकिन किसी व्यक्ति की जिंदगी को उस पड़ाव पर, यानी 58 या उससे ज्यादा की उम्र में, जब आदतें दशकों से पत्थर की लकीर बन चुकी होती हैं, इस तरह का एक नया और स्थायी सिस्टम बनाने में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक या सामाजिक रुकावटें क्या हो सकती हैं? क्योंकि चाहने और असल में कर पाने के बीच अक्सर एक बहुत बड़ी खाई होती है। बहुत गहरा सवाल है। इस सामग्री के लिए स्रोत www.vicharkrantibooks.org पर उपलब्ध है।